वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आधुनिक भारत का पहला वीडियो है, ठीक है। आधुनिक भारत का ये पहला वीडियो है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहला पॉइंट इसमें है कि वास्को डी गामा जो है गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इबन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1998 को पहुंचता है। वास्को डी गामा जो है एक गुजराती पथ प्रदर्शक जो रास्ता दिखाता है उसे बोलते हैं पथ प्रदर्शक। अहमद इबन मजीद की सहायता से जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो है 20 मई 1498 को पहुंचता है। उसने यहाँ पहुंच के भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, यूरोप से भारत आने का। कालीकट के तत्कालीन शासक जो है, उस समय तत्कालीन शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत करता है, ठीक है। जमोरिन जब कालीकट वास्को डी गामा पहुंचता है तो वहां के शासक थे जमोरिन, और जमोरिन जो है वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नया युग का प्रारंभ हो गया। पहले व्यापार होता था स्थल मार्ग से, अब व्यापार होने लगा जल मार्ग से, ठीक है। तो एक नए युग का शुभारंभ होता है भारत एवं पुर्तगालियों के मध्य व्यापार के क्षेत्र में। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार वास्को डी गामा एक सेकंड क्या हो गया वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से जो है 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। कितना? 1 रुपया लगाया और 60 रुपया कमाया, ठीक है। जब काली मिर्च के व्यापार से जो है काली मिर्च जो है इन्होंने भारत से खरीदा और पुर्तगाल में जाके यूरोप में जाके बेचा तो 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। इससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी थे वो भी प्रोत्साहित हुए। 1505 में जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये नाम याद रखिएगा। 1505 ईस्वी में जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो इसका नाम याद रखना है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, ठीक है। और कब बनता है? 1505 ईस्वी में। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्मेडा के द्वारा। अल्मेडा जो कौन है? तो पुर्तगालियों का पहला वायसराय या गवर्नर है, ठीक है। उसके बाद है अल्मेडा के बाद जो वायसराय या गवर्नर आता है उसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, ठीक है। पहले में आता है अल्मेडा, दूसरे में आता है अल्बुकर्क। ये कब आता है? 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आता है। उसने 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा छीन कर अपने अधिकार में ले लेता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो अल्बुकर्क है गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से कब छीन लेता है? तो 1510 ईस्वी में छीन लेता है। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो किसे? तो अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करना है, या तो फिर आपको 102 बार वीडियो को ध्यान से एकदम देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, ठीक है। आप लोग मैप में देख लीजिएगा, मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये अपने भारत है और यहाँ पर ये आपके मलक्का था, ठीक है। और भारत के इधर यहाँ पर आपके क्या था? ये था हारमुज, ठीक है। तो हारमुज पर अधिकार कर लिया। ये कब कर लेता है? 1515 ईस्वी में जो है फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज पर
अधिकार कर लेता है अल्बुकर्क। उसके बाद है अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, कुन्हा था, ठीक है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट गवर्नर है पुर्तगाली का। ये आपके 1529 से 1538 तक गवर्नर रहता है भारत में। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भारत की मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, तो वास्को डी गामा के द्वारा। जबकि ये भी याद रखना है कि जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाल का था। जो कोलंबस था ये आपके स्पेन का था। कोलंबस ये किसका खोज करता है, तो कोलंबस जो है अमेरिका का खोज करता है। ये जो कोलंबस था भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये अमेरिका पहुंच जाता है। तो कोलंबस साहब जो है अमेरिका की खोज करते हैं। जबकि ब्रिटेन के कैप्टन कुक, जो कैप्टन कुक है, ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा की गई है, तो हॉलैंड के तस्मान ने, ठीक है। हॉलैंड के तस्मान ने वर्तमान तस्मानिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो है, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचिंग में कराया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग कहां पर स्थापित किए गए, तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो है 1503 ईस्वी में कोचिंग में स्थापित किया गया, कोचिंग केरल में स्थापित किया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया। आपको जो पहला ही याद रखना है, बाकी तो चलेगा अगर नहीं भी याद रहेगा तो, ठीक है। पहला कोचिंग में स्थापित किया था। उसके बाद है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, इसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आता है, उसके बाद अंग्रेज आता है, फिर डेनिश आता है और फ्रांसीसी आता है। फ्रांसीसी के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे लास्ट में आता है और सबसे पहले भारत से वापस चला जाता है फ्रांसीसी, ठीक है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में जो है 1961 में वापस भी गए। सबसे पहले आपके पुर्तगाली 1498 में आता भी है और 1961 में यह भारत से वापस भी पुर्तगाली जाते हैं। कहां से, गोवा से, ठीक है, गोवा से। ये बात को आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा था। कौन था, ये आपसे हो सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि 1961 में जो है गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, तो मैनुअल एंटोनियो वासलाओ ए सिल्वा, ठीक है। 1958 से 1961 तक रहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो है गोवा का गवर्नर जनरल, भारत की जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेरा बोसा था। कौन था, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये पूछा जा सकता है कि भारत की जब आजाद हो रहा था तो उस समय गोवा के गवर्नर जनरल कौन थे, तो जोसे फेरेरा बोसा था, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिंग में पहली फैक्ट्री, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिंग में पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है। तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, कन्नूर में। पहली आपके 1503 में कोचिंग में, ठीक है, कोचिंग में ये पहला है।
और सेकेंड कहाँ स्थापित करता है 1505 में, तो कन्नूर में, ठीक है, कन्नूर में स्थापित करता है सेकेंड। ये बात दोनों ध्यान रखना है। 1534 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगालियों द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की अपने खाड़ी है ये, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो 1632 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था शाहजहां ने, ठीक है। उसके बाद है कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख है जॉब चॉर्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती अर्थात सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोचिंग जो है 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोचिंग जो है 1814 ईस्वी में जो है ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में शामिल हुआ और 1599 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, एक सेकंड इसे दोबारा पढ़ लीजिए, टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इतना बड़ा कंपनी की याद रखने की कोई जरूरत आपको है भी नहीं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1599 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना की जाती है जो ईस्ट से व्यापार करे। जो यहाँ पर भारत यहाँ पर ईस्ट में था, ठीक है, और इंग्लैंड इधर था, तो ईस्ट में व्यापार करने के लिए 1599 में एक कंपनी की स्थापना की जाती है। और दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ प्रथम ने, ये जरूरी आपके लिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस दौरान भारत का बादशाह कौन होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने की अनुमति देती है, तो उस समय जो है भारत का मुगल जो बादशाह था अकबर था। कौन था? अकबर साहब थे, ठीक है। अकबर साहब जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक रहते हैं। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया उससे, आपके जो महारानी एलिजाबेथ है उससे। उसके बाद है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में जो है मछलीपट्टनम अर्थात मछलीपट्टनम में जो है एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी कारखाना स्थापित होता है 1611 में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। उस समय जो मुगल शासक होते हैं जहांगीर होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? जहांगीर होते हैं। उसके बाद है 1613 ईस्वी में जो है सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना जो है कहाँ पर लगाया गया था, तो सूरत में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो 1613 ईस्वी में लगाया गया था। सूरत में जो है डचों द्वारा फैक्ट्री कब लगाई गई? तो 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में जो है डचों द्वारा फैक्ट्री लगाई गई, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा जो है सूरत में फैक्ट्री 1668 ईस्वी में लगाई गई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज कब लगाते हैं? 1613 में। डच कब लगाते हैं? 1616 में। और फ्रांसीसी कब लगाते हैं? 1668 में सूरत में फैक्ट्री। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है कि थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर जो है हराया था। 1661 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के सम्राट
चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1661 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर जो है, जो भारत में बंबई स्थान है, उपहार के रूप में सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया, 10 पाउंड, मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है कि बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में जो है बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मलक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 के बीच में जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, 1746 से 1748 के बीच में। और किस लिए होता है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर जो है ये युद्ध होता है, जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। ठीक है, जो भारत में कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो 1746 और 48 में हुआ था, और उसका रीजन आपको याद रखना है। रीजन था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लेकर भारत में युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है इसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण क्या था? कि अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है, कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में जो है 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। ठीक है, नवाब की सेना को पराजित कर देती है। और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है समाप्त हो गया। जैसे ही यूरोप में युद्ध खत्म होता है वैसे ही भारत में भी जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। और उसके बाद एक्सला सापेल की संधि होती है। एक्सला सापेल की संधि से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो भारत में जो एक्सला सापेल की संधि आपको याद रखना है, इसके तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त होता है और जो मद्रास पर फ्रांसीसियों के द्वारा अधिकार हो गया था उसे वापस अंग्रेजों को दे दिया गया युद्ध समाप्ति के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए कि जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। यह डुप्ले ही था कि पहली बार जो है यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। इसको बोलते हैं एक तरीके से, इसमें क्या था कि कोई राजा है, ठीक है, बस मान लीजिए राजा था और राजा के दरबार में जो यूरोपीय सैनिक रहेंगे और उसका खर्च कौन उठाएगा? राजा उठाएगा और राजा की सुरक्षा करेंगे। लेकिन जो ये सैनिक हैं अंग्रेज हैं तो इनकी निष्ठा किसके प्रति होगी?
जिस देश के अगर ये सैनिक होंगे उसके प्रति होगी, ठीक है। तो ये जो शुरू किया था सबसे पहले डुप्ले साहब ने शुरू किया था, और इसका सबसे अधिक जो लाभ है ये उठाया अंग्रेजों ने, पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में जो है यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट, आपके फ्रांस की बात चल रही है, तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा जो है 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 ईस्वी में, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ था। आपको ध्यान रखना है, जो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ था वो सरकारी कंपनी थी, राज के द्वारा हुआ था, जबकि जो अंग्रेज कंपनी था वह प्राइवेट कंपनी था, ठीक है। तो राज द्वारा निर्माण हुआ था और राज ही इसका सारा खर्च लेता था, उठाता था, ठीक है, कंपनी का। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में जो है एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। कहाँ के लिए? भारत के लिए रवाना होता है। और 1668 ईस्वी में जो है सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की जाती है। ऊपर में देख चुके हैं कि 1668 में जो है सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की जाती है। कहाँ पर की जाती है? सूरत में, जबकि अंग्रेजों के द्वारा 1613 में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि माकरा गोलकुंडा के सुल्तान व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। माकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मुसलिपट्टनम में जो है दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ पर की गई? सूरत में की गई, ठीक है। पहली कहाँ की गई? सूरत में। कब की गई? ये की गई आपके 1668 में। और दूसरी कहाँ पर की गई? दूसरी की गई आपके मुसलिपट्टनम में। कहाँ की गई? मुसलिपट्टनम में की गई। और कब की गई? तो 1669 में की गई, ठीक है। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मुसलिपट्टनम में की थी। जो डच हैं उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मुसलिपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। जो डचों की पहली कंपनी जो है बंगाल में कहाँ पर स्थापित हुई थी? पिपली में। और कब स्थापित हुई? 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच जो है पिपली से बालासोर चले गए। कहाँ चले गए? इसके कुछ ही दिनों के बाद जो है डच जो है पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में जो है डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ सही ढंग से? 1653 ईस्वी से शुरू होता है, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किलो को गुस्ताबुस फोर्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा कि चिंसूरा में जो है अपनी कंपनी की स्थापना की डचों ने, ठीक है। और चिंसूरा के डच किलो को जो है गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चिंसूरा के जो डच किले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है उसे जाना जाता है गुस्ता, ये क्या हो जाता है बार, एक सेकंड में रुक जाइए, एक सेकंड। अच्छा अब ठीक है। चिंसूरा के डच किलो को जो है गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम जो है सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कि सोरा जो है बिहार में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सोरा बिहार में मिलता है। तो यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगर दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अफगानिस्तान में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? अफगानिस्तान में दुनिया में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। अफगानिस्तान पर अभी देखिए तालिबान का
कब्जा हो गया है, ठीक है, वर्तमान में 15 अगस्त को ये कब्जा हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट आपके है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कौन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पुर्तगाल आता है, ठीक है, और पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत में आते हैं कालीकट पर। उसके बाद डच आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद डच आता है। और डच के बाद कौन आता है, तो डच के बाद अंग्रेज आता है, ठीक है, तीसरा में अंग्रेज आता है। और डेनिश जो है चौथे नंबर पर आता है, और पांचवें पर फ्रांसीसी आता है। आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में आता है, अंतिम में आता है, और भारत से जो है सबसे पहले बाहर चला जाता है, भारत से ये सबसे पहले बाहर चला जाता है। जबकि पुर्तगाली जो है ये सबसे पहले आता है, पुर्तगाली जो है सबसे पहले आता है और सबसे बाद में भारत से बाहर जाता है 1961 में गोवा को छोड़कर, ठीक है, 1961 में जो है ये गोवा को छोड़कर भारत से बाहर जाता है। तो पहला कौन हो गया, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी भारत में आता है। अब कंपनी की जो स्थापना है उसे देख लीजिए। एस्टाडो दा इंडिया मतलब पुर्तगाली कंपनी है, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1498 को। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की जाती है। उसके बाद है जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1600 में की जाती है। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1602 में की जाती है, ठीक है। और जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1600 में की जाती है। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की जाती है। इसकी जो प्रथम फैक्ट्री है ये कहाँ पर लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम बता चुके हैं। उसके बाद है कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, ये फ्रांसीसी कंपनी है, इसकी स्थापना 1664 में होती है। यह प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करता है, तो प्रथम फैक्ट्री जो है ये आपके सूरत में स्थापित करता है 1668 में, ठीक है, 1668 में। और दूसरा जो आपके इसका फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होता है, तो 1669 में मछलीपट्टनम में स्थापित होता है, ठीक है। इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।